नमस्कार साथियों। आज संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर हमारी ये तीसरी क्लास है। और इससे पहले हमने दो जो हमारी क्लासेस थी उसमें ये देखा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना से शुरू होता है और उसमें कितने सदस्य थे, देशी रियासतों के लिए, ब्रिटिश प्रांतों के लिए कौन कौन सी जो निर्वाचन पद्धति थी उसको अपनाया गया था, प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ था और विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी या उप समितियां थी या विशेष समितियां थी वो किस किस विषय को लेकर है वो गठित की गई थी। उसके बाद हमारी जो दूसरी क्लास थी उस दूसरी क्लास में हमने ये देखा था कि संविधान सभा के जो सभी अधिवेशन थे, 1 से लेकर 12 जो अधिवेशन थे, प्रत्येक अधिवेशन में किस विषय वस्तु पर विचार किया गया था, कौन कौन से सदस्य थे वो हमारी इस संविधान सभा के अंतर्गत है वो शामिल हुए थे। तो उनको लेकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और आज हम देखेंगे कि संविधान सभा से जुड़े हुए जो अन्य तथ्य है, जैसे BN राव का क्या योगदान था, राजस्थान से संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य थे और संविधान सभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितनी थी, संविधान के निर्माण में कितना है वो समय लगा था, उन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। और ये जो तथ्य है एग्जाम के, ये प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कई बार इनसे सवाल भी है वो पूछे गए हैं। तो संविधान सभा, जैसे मैंने शुरू की क्लास में कहा था कि हजारों तथ्य थे जिनको हमने 3 क्लासेज में है वो समेटने का प्रयास किया है ताकि आने वाले जो सभी एग्जाम है, क्योंकि संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जीके का जो पेपर है उसमें हो, स्कूल लेक्चरर हो, SI हो, RS हो, या सेकंड ग्रेड एग्जाम है, या RPC और अधीनस्थ बोर्ड से जुड़े हुए जो भी एग्जाम है उन एग्जाम में ये संविधान सभा के दृष्टिकोण को लेकर कई प्रकार के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि संविधान सभा के निर्माण में ग्रैनविल ऑस्टिन ने जिन 21 लोगों का वर्णन किया है, या उन्होंने ये कहा है कि संविधान सभा के निर्माण में 21 लोगों की मुख्य भूमिका थी। उन 21 लोगों में BN राव भी शामिल थे, बेनेगल नरसिंह राव भी है वो शामिल थे। तो बेनेगल नरसिंह राव या BN राव हमारी जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने ये जो काम किया था ये काम अवेतनिक किया था। यहाँ पढ़ रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई वेतन है वो नहीं लिया। संविधान का पहला जो प्रारूप था उस प्रारूप को संविधान सभा को सौंपने का जो कार्य था वो BN राव के द्वारा किया था। इससे पहले हमने क्लासेस में पढ़ा था कि BN राव ने 60 से अधिक देशों के संविधान से संबंधित जो दृष्टांत थे उन दृष्टांत को अपनी संविधान सभा में वो शामिल किया, अपनी इस प्रारूप में वो शामिल किया था। तो BN राव की भारतीय संविधान के निर्माण में तो भूमिका थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो पड़ोसी देश है बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं, तो म्यांमार के संविधान या बर्मा के संविधान में उनकी भूमिका थी। और बर्मा जो था वो हमने देखा था कि 1935 का जो एक्ट था उस एक्ट में भारत से है वो अलग किया गया था, भारतीय प्रशासन से अलग किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को स्वीकार किया था संविधान सभा में कि संविधान के निर्माण में BN राव की महत्वपूर्ण है वो भूमिका थी। BN राव इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे थे और हैदराबाद विषय पर सुरक्षा परिषद में भारत सरकार के प्रतिनिधि रहे। यानी कि हैदराबाद को जब ऑपरेशन पोलो की कार्रवाई के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था तो उस समय ये मामला UNO में गया था और उस समय भारत की ओर से UNO में जो भी कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व BN राव के द्वारा किया गया था। और BN राव है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी निर्वाचित हुए। BN राव, जब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं UNO के तहत तो कुछ नाम है, जैसे BN राव ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम किया था,
आर.एस. पाठक ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम किया, नागेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम किया और दलवीर सिंह भंडारी ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम किया था। तो बी.एन. राव ने एक तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें भी कार्य किया था। जैसे मैंने क्लास के प्रारंभ में कहा था कि भारतीय शासन और राजनीति का अध्ययन करने वाले एक जो प्रमुख विद्वान थे जिनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा है कि संविधान के निर्माण में जिन 21 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन 21 लोगों में बी.एन. राव का भी नाम है वो लिया जा सकता है। अब जो प्रारूप समिति थी, जैसे हमने देखा था कि प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और वो प्रारूप संविधान प्रकाशित हुआ था। उसके ऊपर सुझाव मांगे थे, टिप्पणियां मांगी गई थी, उसकी समीक्षा मांगी गई थी। तो संविधान के कार्यालय में अनेक प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त हुई, आलोचनाएं प्राप्त हुई और सुझाव प्राप्त हुए थे। तो जो सुझाव थे, उन सुझावों पर विचार करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष ने प्रारूप समिति को इन सब सुझावों पर विचार करने के लिए आदेश दिया था कि भाई जो संविधान का जो ड्राफ्ट है उस पर जो टिप्पणियां है, सुझाव है, आलोचनाएं, आप उनका अध्ययन करो। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे सुझाव हो, कुछ ऐसी टिप्पणियां हो जिनको शामिल करते हुए हमारे संविधान को और अधिक बेहतर है वो बनाया जा सकता है। तो संविधान सभा ने एक विशेष समिति भी नियुक्त की थी इसमें, और इसके लिए सभापति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया था। और उनका काम था कि इन टिप्पणियों का, इन सुझावों का और जो आलोचनाएं थी उनका अध्ययन करते हुए उनके संबंध में संविधान सभा को सिफारिशें करना। तो विशेष समिति के द्वारा परीक्षण किया गया उनका, और सिफारिशों के फलस्वरूप प्रारूप समिति ने कुछ संशोधन चुने जो संशोधन सभी को स्वीकार्य थे, अर्थात उन संशोधनों को संविधान में शामिल किया जा सकता था। अब 26 अक्टूबर 1948 को उन सुझावों को शामिल करते हुए प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान का एक जो पुनर्मुद्रित संस्करण था उसको है वो वापस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सौंपा था। तो ये काम पूरा हुआ कि उन टिप्पणियों, उन आलोचनाओं को शामिल करते हुए अपनी सिफारिश करना। अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंगीकरण, अंतिम जो हमारा अधिवेशन था, अंतिम अधिवेशन में राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को अंगीकार किया गया, और साथ में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह घोषणा की कि राष्ट्रगीत के रूप में जो वंदे मातरम है उसका भी जन गण मन सम्मान के साथ है वो के समान आदर किया जाएगा, उसके प्रति समादृत भाव है वो रखा जाएगा। अर्थात अंतिम सत्र में जनगण मन और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को है वो स्वीकार किया गया था। अब भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका निर्वाचन हुआ, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के जो सचिव थे वो थे H.V.R. अयंगर, और ये राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव में निर्वाचन अधिकारी भी थे जिनको हम आरओ बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर थे। इन्होंने ये घोषणा की कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत रूप से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। तो H.V.R. अयंगर थे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में नाम का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और उनका समर्थन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आज भी जब हम पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में सदस्यों की आवश्यकता होती है। अलग अलग 50-50 या 20 जो भी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक तथा अनुमोदक है वो होने चाहिए। तो संविधान सभा के नियमों के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रवक्ता भी थे, स्पोक्स पर्सन थे। संविधान सभा के बारे में कोई
वक्तव्य देना हो या संविधान सभा के संबंध में कोई जानकारी देनी हो तो वो आधिकारिक रूप से अगर प्रवक्ता थे वो थे डॉक्टर है वो राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब संविधान सभा की प्रतियों पर हस्ताक्षर की बात आती है तो अंतिम दिन यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है 24 जनवरी 1950 को, तो संविधान की 3 प्रतियां हैं वो संविधान सभा के पटल पर रखी गई थी। उसमें एक हस्तलिखित अंग्रेजी की प्रतिलिपि थी, एक अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी और एक हस्तलिखित है वो हिंदी की प्रतिलिपि थी। तो टोटल जो संविधान की जो प्रतियां थी वो 3 थी। जैसे यहां लिखा है कि एक हस्तलिखित प्रतिलिपि अंग्रेजी की, दूसरी अंग्रेजी की छपी हुई प्रतिलिपि थी और तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रतिलिपि थी। और इन प्रतिलिपियों में टोटल है वो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और जैसा हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि ये जो 284 सदस्य थे, जिन सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, आप देखिए जब कैबिनेट मिशन योजना थी तो उसमें टोटल 389 सदस्य थे। उसके बाद संविधान सभा की सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रही और जब भारत पाक विभाजन हुआ और अंतिम रूप से जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो थी 324। जो हमने पिछली जो क्लास थी उसमें देखा था, उसमें से 284 यानी कि 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे तीनों प्रतियों पर। और जो संविधान था उस संविधान में हमने ये देखा जो प्रतियां थी तीनों, उस पर जो हस्तलिखित प्रति जो अंग्रेजी की थी, हाँ अंग्रेजी की जो प्रति थी, उस प्रति पर कुछ कलाकृतियां जो भारतीय संस्कृति से संबंधित थी, जिनके संबंध में हमारी संस्कृति का विशेष जो प्रभाव है और परिचय झलकता था, उसके लिए एक चित्रकार थे नंदलाल बोस, उनके नेतृत्व में कलाकारों के द्वारा कुछ जो कलाकृतियां हैं वो अंकित की गई थी। और अंग्रेजी की जो हस्तलिखित प्रतिलिपि थी उसको इटालिक भाषा में, इटालिक जो तरीके से संविधान लिखने का जो काम किया था वो किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो जो 24 जनवरी को जो अंतिम सत्र था, अंतिम जो बैठक थी, उसमें जनमन गाया गया, हमारा जो राष्ट्रगान था, फिर वंदे मातरम का गायन हुआ और गायन के साथ ही संविधान सभा है वो अनिश्चित तिथि के लिए वो स्थगित हो गई थी। अब आता है सवाल कि संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कैसे रूपांतरित हुई थी। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि संविधान सभा के 2 कार्य थे। संविधान सभा के 2 कार्य थे। एक संविधान सभा संविधान का काम कर रही थी जो संविधान सभा के रूप में थी। दूसरा संविधान सभा का काम था अंतरकालीन संसद के रूप में, अंतरकालीन संसद के रूप में देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। तो एक तरह से जब ये काम विधायी संस्था के रूप में करती थी उस समय इसकी जो अध्यक्षता थी वो अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी, जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। तो आप देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। भारतीय गणराज्य का जो प्रारंभ है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को 10:30 बजे तत्कालीन जो गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी, उन्होंने ये आधिकारिक उद्घोषणा की कि 26 जनवरी 1950 से भारत अर्थात इंडिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। अर्थात अब भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतया स्वतंत्र था, किसी भी शक्ति के द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। तो वो था 26 जनवरी 1950 से, जब हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड ऑफ नेशन या राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ग्रहण की थी। अब संविधान सभा की अस्तित्व को लेकर भी कई बार मतभेद पाया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि बुक्स में हमें लिखा मिलता है कि 2 वर्ष 11 माह या 18 दिन की जो अवधि है
लेकिन संविधान सभा की कुल अवधि को लेकर आरपीसी में एक सवाल भी पूछा गया था और उसमें अवधि में जो आरपीसी के द्वारा जो सही आंसर माना गया था वो था 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। यानी कि संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुई थी और 24 जनवरी 1950 तक वो अपने अस्तित्व में रही थी। उसकी जो पहली बैठक थी वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संपन्न। इसमें क्या हुआ, इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे और इन 12 अधिवेशन में 167 बैठकें हैं वो आयोजित हुई थी और इसमें 141 दिन तो प्रारूप संविधान के विचार में लग गए थे। तो कुल मिलाकर हमें अवधि का ध्यान में रखना है 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने, पहले हमने क्लास थी उसमें ये देखा था कि संविधान सभा का जो सचिवालय था उस सचिवालय के द्वारा और संवैधानिक सभा के जो सलाहकार थे बीएन राव, उन्होंने 60 देशों के दृष्टांत को, जो संविधान थे उनके दृष्टांत को शामिल करते हुए प्रारूप समिति के लिए जो संविधान तैयार किया था उसमें टोटल 240 अनुच्छेद थे तथा 3 अनुसूचियां थी। और प्रारूप समिति ने संविधान सभा अध्यक्ष को जो पहला प्रारूप संविधान का 1948 में प्रस्तुत किया था उसमें 315 अनुच्छेद और 8 है वो अनुसूचियां थी। तो प्रारूप संविधान में कुल 7,635 संशोधन सभा पटल पर रखे गए थे, जिसमें 2,473 जो संविधान जो संशोधन है वो सभा में है वो पेश किए गए थे। अब संविधान निर्माण पर गए तो मोटे रूप से संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रहती है। तो उस पर जो खर्च हुआ था वो लगभग 63,96,000 और 729 रुपए, यानी कि मोटे रूप में 64 लाख रुपए है वो संविधान सभा पर खर्च हुए थे 22 नवंबर 1949 तक। अब संविधान सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बात आती है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था। तो संविधान सभा में जो कुल महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। उसमें भी भारत विभाजन के बाद 14 महिलाएं शेष रही, ठीक है, लेकिन वापस 1948 में महिलाओं की संख्या है वो 15 हो गई थी। तो संविधान सभा में अंतिम रूप से हमारा जब संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय तक जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको इन सभी महिलाओं के नाम है वो याद होने चाहिए। कभी भी एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4-5 महिलाओं के नाम दे दे, उसमें से कोई जो ऐसी महिला जो संविधान सभा का सदस्य नहीं रही है और ये कह दे कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला है वो संविधान सभा में शामिल नहीं रही है। तो सदस्य महिलाएं कौन कौन सी थी हम नाम देखते हैं। पहली दाक्षायानी वेलायुधन जो मद्रास से निर्वाचित थी और एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से निर्वाचित थी। जी दुर्गाबाई मद्रास से निर्वाचित थी। हंसा मेहता बंबई से, मालती चौधरी उड़ीसा से और सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत या से निर्वाचित थी। और सुचिता कृपलानी पहली स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की रही है। पहली मुख्यमंत्री महिला सीएम या मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी रही है। उसके बाद पूर्णिमा बनर्जी और कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से, दोनों संयुक्त प्रांत से थी। विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान सभा की सदस्य रही थी और विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा 1953 में 1953 में यूएनओ की जो जनरल असेंबली है या जिसको हम कहते हैं साधारण सभा, उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम किया गया था। तो ये यूएनओ की साधारण सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और हम ये पढ़ते हैं यूएनओ पढ़ते तब कि जो साधारण सभा का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है और साधारण सभा प्रत्येक वर्ष एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों का जो चुनाव है वो करती है। तो 1953 में जो अध्यक्षता की गई थी यूएनओ की साधारण सभा की, वो विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा की गई थी। उसके बाद संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम जो महिला थी वो थी बेगम एजाज रसूल।
जिसने भारत की संविधान सभा में भाग लिया। हालांकि वो मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी, लेकिन भारत भाग विभाजन के बाद एक बार उनकी सदस्यता समाप्त हुई, लेकिन वो वापस चुनकर आ गई और संविधान सभा की जो पुनः वो सदस्य बनी थी। उसके बाद आता है राजकुमारी अमृत कौर, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल रही है, मध्य प्रदेश से चुनी। सरोजनी नायडू बिहार से थी, और सरोजनी नायडू के द्वारा कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी काम किया गया था, और राज्यपाल के काम के समय या कार्यों को लेकर उनका एक व्यक्तित्व प्रसिद्ध रहा है कि राज्यपाल को आतिथ्य सत्कार के अलावा कोई भी कार्य या उसको कोई भी कार्य है वो नहीं दिया गया है। फिर दो सदस्य थे, लीला रे और रेणुका रे, और उसके बाद देशी रियासतों से एकमात्र जो महिला प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुनी गई थी वो थी एनी मस्करिनी। देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। आगे अब कई बार सवाल आता है कि राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की पहली बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 को चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव ने भाग लिया था। अजमेर जो मेरवाड़ा था, चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, 3 था, आपने पहले क्लास में पढ़ा था, दिल्ली, कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ा, जबकि बलोचिस्तान जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया था। तो पहली 28 अप्रैल 1948 को देशी राज्यों के कुल 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आप हल्का सा ध्यान रखिए कि कौन सा सदस्य है वो किस रियासत या राज्य से था। तो उदयपुर से विजयाचार्य थे, सर टी विजयाचार्य। जयपुर से सर वीटी कृष्णमाचारी थे। पंडित हीरालाल शास्त्री। जोधपुर से सीएस वेंकटाचार्य थे, और जयनारायण व्यास। और बीकानेर से थे सरदार के.एम. पणिकर। और जब हम पढ़ते हैं कि 1953 में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, नवीन राज्यों की मांग के संदर्भ में कि किस आधार पर है वो आयोग का गठन हो, भाषा के आधार पर, आर्थिक सुविधा या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उसमें एक सदस्य है वो के.एम. पणिकर भी थे, जिनका संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ था वो बीकानेर से हुआ था। उसके बाद भारत विभाजन होता है, और जो भारत विभाजन प्रस्ताव था उसके बाद 14 जुलाई 1947 को देशी रियासतों से निम्नलिखित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उदयपुर से मोहन सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर से राजा सरदार सिंह जी खेतड़ी। अलवर से डॉक्टर बी.एन. खरे, और कोटा से लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर दलेल सिंह भाग लेते हैं। और पूर्वी राजपूताना राज्य था, उससे महाराजा मानदाता सिंह, महाराजा नगेंद्र सिंह और गोकुलबाई भट्ट, इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद देखो, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों को लेकर कि राजस्थान से संविधान सभा के किन किन सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया था, तो उसमें बी शिवा राव ने अपनी जो पुस्तक थी उस पुस्तक में 11 सदस्यों का वर्णन किया है कि जिन्होंने राजस्थान की ओर से जो देशी रियासतें थी या जो क्या कहते हैं जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, किस किस सदस्य ने भाग लिया था। तो उन्होंने नाम बताए, उसमें है वीटी कृष्णमाचारी, सरदार सिंह जी खेतड़ी, राज बहादुर, गोकुललाल असवा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का हम पढ़ते हैं तो इनका पंचायती राज में विशेष योगदान था। पंचायती राज व्यवस्था में हम मेहता समिति के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेहता समिति है उन्होंने भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रारंभ करने का है वो सुझाव दिया था, जिसमें दलेल सिंह थे, उसमें जयनारायण व्यास थे, और उसमें एक और तो शामिल थे, वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री भी थे जो वैत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। जसवंत सिंह जी थे, और 11वें जो सदस्य थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। तो ये 11 सदस्यों का जो वर्णन है वो बी शिवा राव ने अपनी जो पुस्तक है उसमें किया था कि राजस्थान से संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य वो शामिल थे। अब आता है संविधान सभा के गठन को लेकर आलोचना का। और संविधान सभा के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह मानना था कि
भारत को नए संविधान सभा की आवश्यकता ही नहीं थी, बल्कि भारत का जो प्रशासन है वो प्रशासन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उस अधिनियम के माध्यम से भी चलाया जा सकता था। तो संविधान सभा की कई दृष्टिकोणों को लेकर आलोचना की गई है। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि संविधान सभा में का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो कई जो देश थे उन देशों के संविधानों का निर्माण वहां की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गई संविधान सभा के द्वारा किया गया है। कुछ आलोचक ये तर्क देते हैं कि संविधान सभा का जो निर्माण है उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि उसमें वकील या राजनेताओं का आधिपत्य प्रभुत्व था, कानून जटिल भाषा में लिखा गया था। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि कानून निर्माण में वो अधिक समय लगा था। कुछ ये कहते हैं कि ये जो संविधान सभा थी ये एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी, एक संप्रभुत्व संपन्न संस्था है वो नहीं थी। लेकिन ये जो आलोचनाएं की गई है, इन आलोचनाओं का अगर हम तात्कालिक परिस्थितियों के रूप में अगर हम विवेचन करेंगे तो हम इन आलोचनाओं को सही नहीं पाते हैं। तो हम देखते हैं संविधान सभा की प्रत्येक पक्ष की जो आलोचना के रूप में किया गया था वो कौन कौन सा पक्ष था। तो इसमें सबसे पहला आता है कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई थी, जबकि अधिकांश देशों में संविधान सभा का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखो पहला क्या था कि संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी और उसको प्रांतीय विधानमंडल के जो निम्न सदन था उसके सदस्यों के द्वारा किया गया था। और दूसरी बात आलोचक ये कहते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल में भी सार्वभौमिक वयस्क मतदान से निर्वाचन नहीं हो रहा था, यानी कि वहां पर भी समाज के एक बहुत बड़े भाग को मताधिकार से वंचित रखा गया था और केवल 10% लोगों को ही वहां पर मत देने का अधिकार था। जैसे यह लिखा है कि केवल 10% लोगों को ही मताधिकार है वो प्रदान किया गया था। इसलिए संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्य जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भी भूमिका नहीं थी, अर्थात सामान्य जनता ने तो अप्रत्यक्ष रूप से भी भाग नहीं लिया, प्रत्यक्ष की तो दूर बात है। केवल 10% जनता को ही राइट टू वोट था, उसमें जो प्रांतीय विधानमंडल थे वहां पर वोट देने का। रियासतों के प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं थे और वो तो राजा के द्वारा क्या थे, मनोनीत थे। लेकिन अगर हम ये सारी निर्वाचन की पद्धति को लेकर आलोचना अगर हम देखें तो ये आलोचना सही नहीं है, क्योंकि तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियां प्रत्यक्ष निर्वाचन के अनुकूल नहीं थी। अब क्यों नहीं थी कि देश में संसाधन नहीं थे, जनता भी राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं थी, तो उनको शासकीय मुद्दों का इतना ज्ञान भी नहीं था, चुनाव करवाने की मशीनरी भी नहीं थी, पूरा का पूरा तनावपूर्ण वातावरण था। ठीक है, पाकिस्तान के निर्माण के बाद जो तनावपूर्ण स्थितियां उपजी थी वो स्थितियां थी, तो इस कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना संभव नहीं था। फिर भी हम देखते हैं इस आलोचना का जवाब कि पर्याप्त संसाधन नहीं थे, चुनावी ढांचा और संपादित करने हेतु जो ट्रेंड जो लोग थे वो नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, इतना पैसा भी उस समय नहीं था, राजनीतिक रूप से अस्थिरता थी, पूरा का पूरा वातावरण तनावपूर्ण था, जनता में अशिक्षा तथा राजनीतिक जागरूकता का अभाव था। इसलिए संविधान सभा के जो गठन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन का तरीका है वो लिया गया था, वो सबसे उपयुक्त था। लेकिन अब एक आक्षेप ये लगाया गया कि रियासतों में तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बजाय मनोनयन की पद्धति अपनाई थी। लेकिन यदि रियासतों के निर्वाचन से अगर हम बड़ी चुनौती देखें तो हम ये देखेंगे कि वहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या मनोनयन के सिद्धांत पे विचार नहीं करना था, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती थी कि रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कैसे किया जाए उनको। तो इसलिए रियासतों में सदनों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का भी ढांचा है वो उस समय उपलब्ध नहीं था। इसलिए तात्कालिक परिस्थितियों में
संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर है वो किया गया था। अब दूसरा कुछ ये कहते हैं कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं था, संप्रभु निकाय नहीं था। क्यों नहीं था? कुछ कहते हैं कि ये जो योजना थी, ये योजना ब्रिटिश सरकार की थी, जो जिस कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, तो उसका पूरा का पूरा ढांचा या खाका ब्रिटिश सरकार ने उपलब्ध करवाया था। तो इस प्रभुता संपन्न दृष्टिकोण को लेकर या संप्रभुता के दृष्टिकोण को लेकर दो सदस्य थे, एक चर्चिल तथा जयकर। इनके अनुसार संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं माना जा सकता है। अगर हम इस आलोचना को देखें तो हम ये कहेंगे कि यह भी आलोचना तर्कसंगत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी यही कहते हैं कि कोई भी सरकार हो, सरकार का गठन राजकीय पत्रों से नहीं होता है, बल्कि उन्होंने कहा कि आज हम संविधान सभा के रूप में इसलिए संविधान निर्माण करने हेतु उपस्थित है, एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। इसलिए संविधान सभा थी वो संप्रभु थी, उसको किसी भी निर्णय को लेने की स्वतंत्रता थी। संविधान सभा की कार्रवाई का उनके द्वारा स्वतंत्र तरीके से निर्धारण किया जाता था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 से पहले संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी मान लें, लेकिन 15 अगस्त के बाद संविधान सभा एक संप्रभु निकाय के रूप में है वो स्थापित हो गई थी। अब कैबिनेट मिशन की अनुशंसा से ये पूरी मुक्त थी। कैबिनेट योजना मिशन जो योजना थी उसमें केवल और केवल इसके गठन की बात की गई थी। कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना में ये कहीं नहीं लिखा था कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी शक्ति के द्वारा संविधान सभा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाएगा। और संविधान सभा स्वयं ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था कि वह पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेगी और ब्रिटिश सरकार ने संविधान के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप है वो नहीं किया। अब तीसरी आलोचना है कि संविधान में बहुत लंबा समय लगा, कि 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन का समय लगा था। और अगर हम उसकी तुलना करें अमेरिकी संविधान से, तो अमेरिका का संविधान मात्र और मात्र 4 माह में बनकर तैयार हो गया था। संविधान को पूरा करने में 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन का समय लिया। और इसकी अगर हम अमेरिकी संविधान से तुलना करें तो मात्र उन्होंने 4 माह में संविधान को पूरा कर लिया था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण में अधिक समय लिया, जिसके अनेक कारण थे। पहला कारण था कि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, इसकी बहुत सारी भाषाएं हैं, अनेक नस्लें हैं, अनेक जनजातियां हैं और अनेक सामाजिक वर्ग है। तो उन सभी जो समाज बहुजातीय है, बहुभाषाई है, बहुसांस्कृतिक है और क्षेत्रीय विविधता है, तो सबकी आशाओं और अपेक्षाओं या आकांक्षाओं को संविधान में समेटना था। तो समय अधिक लगना वाजिब था। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। लेकिन अमेरिका में जो अश्वेत लोग थे या जो रेड इंडियन लोग थे, उनके लिए किसी प्रकार के विशेष प्रावधान उसमें नहीं किए गए थे। भारतीय संविधान विस्तृत है, व्यापक है और ये प्रत्येक बात को विस्तार से स्पष्ट करता है। जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत संक्षिप्त है। तो अमेरिकी संविधान में केवल और केवल 7 आर्टिकल है, जबकि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में आप देखिए टोटल 395 है जो अनुच्छेद है। तो कितना बड़ा संविधान होगा। इसलिए इतने बड़े संविधान में जो निर्माण जो कार्य या जो समय लगना था वो स्वाभाविक था। फिर अमेरिका का जो संविधान था वो संविधान संघीय संविधान था, जिसमें राज्यों के संविधान को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अमेरिकी संविधान संघ की विशेषता है दोहरा संविधान। अमेरिका में संघ का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है।
राज्यों के अपने अपने संविधान है। अमेरिका में कुल 50 राज्य है, तो 50 राज्यों के अपने अपने संविधान है। इसलिए राज्यों के संविधान मूल संविधान में सम्मिलित नहीं है। जबकि भारत का जो संविधान था, हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघ के साथ साथ राज्यों के संविधान को भी शामिल किया गया है। तो आप देखिए, राज्यों के संविधान मूल संविधान में सम्मिलित नहीं है और कालांतर में लिखे गए थे, जबकि भारतीय संविधान में संघ के साथ साथ राज्यों का संविधान भी शामिल है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माण में है वो अधिक समय लगा। अगली आलोचना देखते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। अब प्रभुत्व था इसलिए जयप्रकाश नारायण ने यह कहा कि संविधान सभा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए संविधान सभा जयप्रकाश नारायण के अनुसार एक प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। लेकिन यह भी आलोचना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 296 में से कांग्रेस के पास 215 सदस्यों का समर्थन था, इसलिए कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को संविधान में अधिक महत्व दिया। कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, तो स्वाभाविक था कि उसके जो सदस्य संख्या थी वो संविधान सभा में ज्यादा होती। अधिकांश प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस की विजय हुई थी और अगर प्रांत और संविधान सभा के जो ब्रिटिश प्रांत थे, उन प्रांतों से जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन करके सदस्य आए थे, वहां कांग्रेस विधानमंडल की स्वीकार सरकार थी, तो स्वाभाविक था कि वहां से कांग्रेस के सदस्य है वो चुनकर आए थे। कांग्रेस ने अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को महत्व दिया था, सभी विचारधाराओं को पर्याप्त महत्व दिया। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने लगभग 31 लोगों को जो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय नहीं थे, फिर भी संविधान सभा के लिए उनका नामांकन करवाते हुए उनका निर्वाचन करवाया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, फिर भी उनको प्रारूप समिति का है वो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया था। यही कारण है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में के.एम. मुंशी तथा टी.टी. कृष्णमाचारी के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य गैर कांग्रेसी थे। तो ये एक तरह से संतुलन था और ये दर्शाता है कि संविधान में हमने किसी एक विचारधारा को महत्व नहीं दिया, बल्कि संविधान सभा ने प्रत्येक प्रावधान पर, प्रत्येक उपबंध पर जो निर्णय लिया था वो निर्णय सर्वसम्मति से है वो लिया था। अब एक आलोचना संविधान सभा की यह की जाती है कि संविधान सभा में हिंदू बहुसंख्यक थे, इसलिए कुछ आलोचक है वो कहते हैं कि ये तो क्या था, ये तो हिंदुओं का संविधान था। और इसमें जो आक्षेप लगाया गया है, जो आलोचना की गई है, वो की गई है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल जो रहे हुए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और साइमन, इन दोनों ने यह कहा कि संविधान सभा तो एक तरह से हिंदुओं की संख्या थी, क्योंकि उसमें हिंदू है वो बहुसंख्यक थे, हिंदुओं की संस्था थी। तो अब हम देखते हैं इस आलोचना का, यह आलोचना भी तर्कसंगत नहीं थी, इसको भी उचित नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था और ऐसा अल्पसंख्यकों की मांग के आधार पर हुआ था, क्योंकि हिंदुओं का अनुपात अधिक था, इसलिए संविधान में हिंदू अधिक निर्वाचित हुए। और विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम लीग के सदस्य पाक संविधान सभा के सदस्य बन गए थे, इसलिए भी हमारे संविधान सभा में हिंदुओं की जो संख्या है वो अधिक रह गई थी। इसके बावजूद मुस्लिम लीग के वे सदस्य जो भारत में रह गए, उसे संविधान सभा के सदस्यों के रूप में रखा तथा स्वतंत्र पूर्वक विचार रखने हेतु उनको प्रेरित किया गया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि पाक का विभाजन होते ही जो मुस्लिम सदस्य जो भारत में रह गए थे उनको शामिल नहीं किया गया, उनको संविधान सभा में रखा गया, उनको स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने की, बहस करने की, ठीक है, अपना मत प्रकट करने की है वो आजादी दी गई। और धार्मिक जो भी विषय थे, जो भी प्रावधान या उपबंध धार्मिक मामलों से संबंधित था, उस पर उनकी विशेष राय ली जाती निर्णय करते समय। और यही नहीं, संविधान सभा ने
भारत को एक सेक्युलर स्टेट या धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया और यहाँ के सभी नागरिकों को, अनुच्छेद हम देखते हैं संविधान का कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें 25 से 28 तक है, सभी सदस्यों, सभी जनता को, संपूर्ण जनता को धार्मिक स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई। अब कुछ आलोचना ये की जाती है कि संविधान की भाषा अत्यंत जटिल थी और संविधान में वकीलों तथा राजनेताओं का प्रभुत्व था। तो कानून का जो कार्य है वो अत्यंत क्लिष्ट कार्य है, ये सामान्य व्यक्ति के समझ की बात नहीं है। और दूसरी बात, कानून की भाषा थोड़ी जटिल भाषा होती है, उसमें अनेक जो उपबंध होते हैं, उसमें नियंत्रण की वगैरह सारी व्यवस्थाएं होती है, तो उनको विस्तृत तरीके से लिखना होता है, इसलिए ये एक आम व्यक्ति के या सामान्य व्यक्ति के समझ से बाहर है। इसलिए जेनिंग जी कहते हैं, एक विचारक थे, उन्होंने कहा कि संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। तो और वो दूसरे शब्दों में वो ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। अब ये भी आलोचना सही नहीं है, उचित नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसमें अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील थे और वे राजनीति में थे, इसलिए मुख्यतः उनका निर्वाचन हुआ था और वो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ थे, वो विधि के जानकार थे, वो विधि के विशेषज्ञ थे, वो कानूनविद थे, इसलिए संविधान उनके द्वारा ही लिखा जाना था। और जहां तक भाषा जटिल होने का प्रश्न है, उन्होंने प्रत्येक बात को स्पष्ट करते हुए प्रत्येक उपबंध को विस्तार से लिखा था, इसलिए भाषा जटिल हो गई थी। तो निष्कर्षतः ये स्पष्ट होता है कि संविधान सभा की जो आलोचना की जाती है वो आलोचना उचित नहीं है। और संविधान अपने आप में जो हम लागू होने के बाद इसका चलन अगर देखते हैं, संविधान की द्वारा जो हमारा जो शासकीय ढांचा निर्धारित किया गया उसको अगर हम देखें तो संविधान का पिछले कई वर्षों से सफल क्रियान्वयन हो रहा है और संविधान लागू होने के बाद 70 वर्ष तक का जो सफल क्रियान्वयन है वो ये सिद्ध करता है कि भारतीय जो संविधान है, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लिखा गया था और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल इसका जो चलन था, उसने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय संविधान श्रेष्ठ है। अगर हम दक्षिण एशिया ही नहीं, अगर एशिया के संपूर्ण संविधानों का अगर हम अध्ययन करें, वहां के संविधान लागू होने के बाद राजकीय ढांचे, अगर राजनीतिक ढांचे का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि भारत के अलावा गिने चुने 2 या 3 देश होंगे, राजनीतिक व्यवस्थाएं होगी, वहां पर ही संविधान का सफल कार्यान्वयन व सुनिश्चित हुआ है। बाकी सब जगह लोकतांत्रिक सरकारों में सेना के द्वारा या अन्य शक्तियों के द्वारा बार बार वो हस्तक्षेप किया गया, लेकिन भारत में संविधान लागू होने से लेकर आज तक जो भी सरकारें बदली है, उस सरकारों को बदलने का काम है वो जनता ने चुनाव के माध्यम से किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो व्यवहारिक है, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। इसलिए ये जो सारी जो आलोचनाएं जिनको हमने देखा उनको हम तर्क संगत या उचित है वो नहीं मान सकते हैं। और तात्कालिक परिस्थितियों में संविधान सभा के द्वारा श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया गया था। तो संविधान के चलन को लेकर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था कि क्या भारतीय संविधान व्यवहारिक है या आने वाले समय में अगर परिस्थितियां खराब होती है तो आप किसको दोष देंगे, क्या संविधान को दोष देंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह मानना था कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान में अगर परिस्थितियां खराब होती है तो इसका अर्थ संविधान खराब नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है इस संविधान को चलाने वाले हैं वो लोग खराब है। तो भारतीय संविधान सभा ने न केवल भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया, बल्कि इसने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की जो वैश्विक पहचान थी उस पहचान को अपना एक आकार भी दिया था। ये एक अद्वितीय लोकतांत्रिक प्रयोग था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आत्मनिर्णय की ओर तथा संक्रमण का प्रतीक था। इसकी समावेशी प्रकृति थी, इसमें सब विचारों को, सब सिद्धांतों को
समायोजित किया गया था और एक तरह से संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए थे उसमें निर्णय सर्वसम्मत निर्णय थे, सबकी सहमति थी, किसी भी एक भी सदस्य ने विरोध नहीं किया। और अगर किसी सदस्य ने विरोध किया तो उसकी जो शंकाएं जो आशंकाएं थी उनके समाधान करने का संविधान सभा के द्वारा वो प्रयास किया गया था। संविधान सभा के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान ने देश के लिए एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव रखी। अब मैंने पहले उदाहरण भी दिया था कि अगर हम पड़ोसी देशों की भी बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब में संविधान बने, लागू हुए, लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकार थी उन सरकार में किस प्रकार से सेना या अन्य तत्वों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। लेकिन भारत में संविधान लागू होने के बाद आज तक हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उन सरकारों ने कार्य किया और मतपत्र क्रांति के द्वारा जनता ने बार बार समय समय पर आवश्यकता पड़ी तो उन सरकारों को बदला भी है। तो संविधान सभा ने अपनी जो पूरी जो कार्रवाई का जो संचालन किया था वो दो सिद्धांतों के आधार पर किया था। एक, प्रत्येक प्रावधान पर सहमति ली जाए, सबकी सहमति ली जाए, और दूसरा, संविधान के प्रत्येक प्रावधान पर प्रत्येक विचार को है वो स्थान दिया जाए। तो ये हमारी आज की जो क्लास थी उस क्लास में हमने संविधान सभा के कुछ पक्ष थे, उन पक्षों को देखा, और अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी संविधान की प्रस्तावना को लेकर। और हम देखते हैं कि हमारे संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ये प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना को आधार बना था। तो अगली क्लास में हम प्रस्तावना के बारे में वो चर्चा करेंगे।